जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट होने वाली है आप लोगों की वह होगी इतिहास से रिलेटेड। पिछले हम लोग लेक्चर में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न किए थे और आगे जो है हम लोग की आज लेक्चर होगी दोपहर में इतिहास से रिलेटेड होगी। और कितने प्रश्न हम लोग करेंगे आज की क्लास में? तो 50 प्रश्न जो है आज की क्लास में करने वाले हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये जो प्रश्न होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत आपके लिए लाभदायक होंगे। तो अगर आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हैं इस क्लास का तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखते हैं पहले प्रश्न पे। यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे एक क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों जो थे। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। ए भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। रॉबर्ट ब्रूस जो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए। दूसरे प्रश्न पे यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न करे कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसके द्वारा जो है इस त्रियुगीय विभाजन किया गया था? किसके द्वारा? कौन से वैज्ञानिक के द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा, बिल्कुल सही होगा, थॉमसन के द्वारा। थॉमसन ने इस चीज को त्रियुगीय विभाजन के नाम से जाना जाता है। त्रियुगीय विभाजन किया गया था जहाँ पे कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री थी वहां पे पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए। तीसरे प्रश्न को, यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। कहाँ से आरंभ हुआ था, कब हुआ था? तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का आरंभ हुआ था वह मध्य पाषाण काल से हुआ था। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो मध्य पाषाण काल से हुआ था। पशुपालन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था मध्य पाषाण काल से हुआ था। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं। चौथे प्रश्न पे यहाँ पे जो चौथा प्रश्न करे कि मध्य पाषाणिक, यहाँ पे पाषाणिक होगा, प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां तहां से मिलते हैं उस स्थान का क्या नाम है? तो उस स्थान का नाम है आदमगढ़। ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में है। जरूर आप लोग याद करिएगा कि जो पशुपालन के जो प्रमाण मिले थे, साक्ष्य मिले थे, वह जहां तहां मिले थे, वह किस स्थान से मिले थे? इस ऑप्शन के अनुसार तो आदमगढ़ जिले से मिले थे जो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद देखिए 5 प्रश्न पे, यहाँ पे जो 5 प्रश्न कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? केवल हड्डी, केवल हड्डी के बात किया है तो केवल हड्डी के उपकरण जो है कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो यहाँ पे अगर बात करें तो दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को सही मिल रहा है, महदाहा से और सराय नाहर राय से। ये दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि हड्डी के उपकरण जो है ये दोनों स्थान से ही प्राप्त हुए थे। ओके, ये मददाहा कहाँ पे है? तो महदाहा जो है, मददाहा नहीं है, महदाहा है। ये कहाँ पे है जो दोस्तों? तो ये जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जो जिला है उसी में महदाहा है। ओके, जरूर आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। 6 नंबर प्रश्न पे 6 जो प्रश्न है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड्डी से जो निर्माण हुआ था आभूषण। तो यहाँ पे बात करें तो दो ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा, एक सराय नाहर राय से और महदाहा से हुआ था। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों क्या है यहाँ पे सही हो रहे हैं। ओके, इसके बाद देखिए अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न पे 7 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। कहाँ से निकले थे? जैसे एक ही कब्र हो गया, वहां से सोच सकते हैं तीन तीन जो है मानव के कंकाल निकले थे। किस जगह से निकले थे? तो दमदमा से निकले थे। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। कहाँ से निकले थे? तो दमदमा से निकले थे। अब दमदमा कहाँ पे है दोस्तों? तो ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ जिला कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में आप लोग को बताएं। यहीं पर जो है एक सराय है, सराय नाहर राय यहीं पर है और महदाहा और दमदमा जो है यहीं पे है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है।
8 प्रश्नों को देखते हैं। 8 जो प्रश्न है कि खदानों की कृषि जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल से हुई थी? खदानों की जो कृषि है किस काल से प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट सही होगा। खदानों का जो उत्पादन है सर्वप्रथम नवपाषाण काल से इसका आरंभ हुआ था। ओके, आगे प्रश्न देखते हैं 9 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? अब यहाँ पे बात आ गया मानव का, कि मानव का जो सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला था वह कहाँ से मिला था? तो वह नीलगिरी पहाड़ियों से मिला था। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। कहाँ से, माफ कीजिएगा, हाँ यहाँ पे माफ कीजिएगा साथियों, नीलगिरी पहाड़ियां नहीं होगा, यहाँ पे नर्मदा घाटी से मिला था। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। कहाँ से मिला था? नर्मदा घाटी से मिला था। ओके, भारत में जो मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला था वह नर्मदा घाटी से मिला था। ओके, अब ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे हो जाएगा? तो एमपी में हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न को देखिए, 8 नंबर प्रश्न को। 8 जो प्रश्न है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए साथियों, ये प्रश्न जो है टाइप हो गया है दोनों, नवपाषाण काल होगा यहाँ पे। और ये भी प्रश्न जो है दोबारा आ गया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो नर्मदा घाटी से मिला था। डी ऑप्शन हम अभी आप लोग को बताए हैं। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पे जो अगला प्रश्न है 10 नंबर, नया है प्रश्न, कि प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? भारत की किस नदी घाटी से जो है ये जीवाश्म है मानव का कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ध्यान में रखना होगा, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि जो प्रथम मानव जो जीवाश्म है, मानव का जो अवशेष है वह नदी घाटी नर्मदा से प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्नों को देखते हैं, 11 प्रश्नों को। 11 प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जो मानव के द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ था। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, क्योंकि आधुनिक समय में जो मानव थे समाज के द्वारा जो है 8 खाद्य पदार्थों का उपभोग करते थे। जैसे उसमें से सबसे पहले जौ हो गया, इसके बाद गेहूं हुआ, चावल हुआ, बाजरा हुआ, सोरगम हुआ, राई हुआ, जई हुआ, ये सब का ये लोग जो क्या है उपभोग करते थे। 12 प्रश्नों को देखते हैं। 12 प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? भारतीय जो उपमहाद्वीप है वहां पे कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो लहुरा देव से हुए थे। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो लहुरा देव से जो है ये प्राप्त हुए थे। ये लहुरा देव कहाँ पे है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जो जिला है वहां पे संत कबीर नगर जिला, संत कबीर नगर जो जिला है वहीं पर लहुरा देव स्थित है। ओके, यहाँ पे जो है यहाँ से 9000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक जो है इसके बीच इस चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं, 13 प्रश्न पे। 13 प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से हुए हैं। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। चावल तो आप लोग को पता चल गया था कि जो है कृषि के जो भारतीय उपमहाद्वीप है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो वहां पे जो था लहुरा देव था। यहाँ पे ये भी बात आ गया है कि उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ जिले से मिले थे। ओके, 14 प्रश्नों को देखिए। 14 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम से जो है साक्ष्य मेहरगढ़ जिले से मिले थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 15। 15 जो प्रश्न है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय प्रारंभिक प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 16 प्रश्न है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से हुए हैं। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए साथियों, ये सारे जो प्रश्न है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दीजिएगा, और लाइक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 17 प्रश्न पे।
यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो उस स्थान का जो नाम होगा मेहरगढ़ ही होगा। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे जो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के जो है प्रमाण मिले हैं कहाँ से, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए, 18 प्रश्नों को। 18 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल से पशुपालन के जो है प्रमाण मिलते रहे हैं। तो बागौर आप लोग याद करिएगा, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि मध्य पाषाण काल की बात आ गया है। तो यहाँ से जो पशु के जो साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के, वह कहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ पे बागौर जो है यहाँ से मिलते हैं। क्योंकि ये जो भागौर है कहाँ पे है, ये राजस्थान में। भागौर कहाँ पे है दोस्तों, तो राजस्थान में है। राजस्थान के कौन से जिले में है, तो भीलवाड़ा जिले में है। एक जगह है भीलवाड़ा जिले में छोटा सा बागौर, वहीं पर जो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जो है साक्ष्य मिले हैं। 19 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चालकोलिथ युग जो है ताम्र पाषाण काल युग को कहा जाता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथ युग के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20 जो है। 20 नंबर जो प्रश्न कर है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब आहड़ सभ्यता के बारे में यहाँ पे देखना है कौन सा विकल्प जो है सही हो रहा है। आहड़ यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। पहला, तीसरा और चौथा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। पहला कह रहे हैं यहाँ पे कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल सही बात है। उस समय जो आहड़वासी जो थे वह तांबा को गलाना जानते थे। सी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पे कि धातु का जो काम होता था आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। वो लोग जो है अपना उसी से जीवन उपार्जन करते थे। चौथा यहाँ पे विकल्प कर रहा है कि यहाँ से काले लाल रंग के मृदांड मिले थे जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी। तो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही हो रहा है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 जो प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें राइट आंसर जो ऑप्शन बी हो रहा है यह बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे से प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पे है दोस्तों, तो ये बलूचिस्तान का शहर है, एक पाकिस्तान में ही है। मेहरगढ़ कहाँ पे है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, पूरा स्थल है। ओके, आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न जो है कि नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो एच डी सांकलिया ने किया था। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। एच डी सांकलिया ने किया था। ओके, नवादा टोली कहाँ पे हो गया, तो नवादा टोली जो हो जाएगा एमपी में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, तो एमपी में हो जाएगा। और उसका जो उत्खनन किया था ये कॉलेज के जो प्रोफेसर थे एच डी सांकलिया ने इसी का उत्खनन किए थे। आगे देखिए प्रश्न 23 नंबर जो है कि नवाज टोली जो है किस राज्य में अवस्थित है। अभी आप लोग को बताएं मध्य प्रदेश में है स्थित। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला देखिए 24 प्रश्नों को। 24 जो प्रश्न है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान जो है किस प्रकार की जाती थी। उस समय जो है बृहत पाषाण स्मारकों की जो पहचान है कैसे की जाती थी, तो उस समय जो जब मृतकों के दफन के स्थान के रूप में जो है उस समय जो है स्मारकों की पहचान की जाती थी कि जब मृतक आदमी हो जाता था तो उसको दफना दिया जाता है जहाँ पे, वहां से उस स्थान को जो है स्मारक की पहचान की जाती थी। 25 प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला तो सगुन कल्लू से संबंधित है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। सगुन कल्लू कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। कहाँ पे है दोस्तों, तो इस सगुन कल्लू जो हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा। मैसूर के पास जो है बेलारी जनपद में जो स्थित है यह सगुन कल्लू है। ये जो है एक प्रकार का पूरा स्थल है जहाँ पे जो है राख का टीला का जो है अवशेष प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखते हैं 26 प्रश्न कर रहे हैं कि भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, याद करना होगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है।
27 प्रश्न का एक निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है भीमबेटका है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, भीमबेटका है। ओके, और भीमबेटका कहाँ पे है? तो भीमबेटका एमपी में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? तो भीमबेटका एमपी में हो जाएगा। 28 प्रश्न कर है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? भीमबेटका की जो गुफाएं है कहाँ पे है? तो ये भीमबेटका की जो गुफा है अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अगले प्रश्न देखिए 29 प्रश्न है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो उस भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, शिलाश्रय का जो सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है वह भीमबेटका से ही हुआ है। 30 प्रश्नों को देखिए। 30 जो प्रश्न कर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजने का प्रयास किया, खोजा? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा बी, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बीसी वांकर ने इस चीज को खोजने का प्रयास किया था उस समय। तो आप लोग इस ऑप्शन को याद करिएगा, वांकर, बी एस वांकर आप लोग जरूर याद करिएगा। इसके बाद आते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। 31 जो प्रश्न कर है कि अकबर के शासनकाल में, शासन इस तरह होगा, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल था। ऑप्शन ए जो है ये सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 32 प्रश्न जो है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपसाना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपसाना भवन का नाम इबादत खाना था। ऑप्शन ए सही हो रहा है। क्या नाम था? तो इबादत खाना था, इबादत खाना था। 33 प्रश्नों को देखिए। 33 प्रश्न है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला जो शासक था वह शाहजहां था। ऑप्शन जो सी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगला देखिए 34 प्रश्न। 34 प्रश्न करे कि अकबर के जुआ अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर के जुआ अवस्था में उसका संरक्षक बैरम खान था। ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। अगले प्रश्नों को चलते हैं 35 प्रश्न पे। 35 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? वह कौन सा स्थान है जहां पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, कनौज जो है यहाँ पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। ओके, 36 प्रश्नों को देखते हैं। 36 प्रश्न करें कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? कौन था? तो यहाँ पे बाबर था उस समय, ये जो शासक था इसने बाग बगीचे और जिसमें बहता पानी हो इसका निर्माण करने की परंपरा शुरू किया था। अगला 37 प्रश्न कर है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो महेश दास को दिया जाता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, राजा बीरबल की उपाधि किसको दिया जाता है? तो महेश दास को दिया जाता है। 38 प्रश्न करें कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है? कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है? तो बी ऑप्शन सही होगा, औरंगजेब है। कौन है दोस्तों? तो औरंगजेब है जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हो गया है। 39 प्रश्न कर है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सासाराम शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 40 प्रश्न देखिए। 40 प्रश्न करे कि अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो काला नौर में हुआ था इसका राज्य अभिषेक। अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था काला नौर में हुआ था। ए ऑप्शन सही हो रहा है। 41 प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? अर्जुन अर्जुन देव जो थे किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्नों को देखिए। 42 प्रश्न करे कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? कौन सा ऐसा राजपूत वंश था जिन्होंने अकबर के सामने जो है अपना समर्पण स्वीकार नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश जो है यहाँ पे सही हो रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए 43 प्रश्न है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो रहा है। 44 प्रश्न कर है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? जरी कलम की उपाधि जरूर याद करिएगा, जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो मोहम्मद हुसैन को किया गया था। डी ऑप्शन सही हो रहा है। किसको किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को किया गया था।
45 प्रश्न करें कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 46 प्रश्नों को देखिए, कह रहा है 46 प्रश्न की फैजी जो था निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था। फैजी जो था निम्नलिखित में से अकबर के दरबार में रहा था। फैजी किसके दरबार में रहा था तो अकबर के दरबार में रहा था। सी ऑप्शन सही हो रहा है। 47 देखते हैं प्रश्न। 47 प्रश्न है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तो शेरशाह किसके समय में तो शेरशाह के समय में जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इन्होंने पद्मावत की रचना की है और इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं को लिखा गया है। हिंदी साहित्य अगर आप लोग पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का तो वहां पे जो है मलिक मोहम्मद जायसी का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। 48 प्रश्न करें कि किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को जो पराजित किया था शेरशाह किया था। किसने किया था तो शेरशाह किया था। ओके। 49 प्रश्न करें कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है। तो दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का जो मकबरा कहाँ पे है दोस्तों तो दिल्ली में है। ओके। और 50 प्रश्न कर है यहाँ पे कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। मुगल शासक कौन था जो 2 बार शासन किया था तो हुमायूं ही था। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके। तो हम लोग 50 प्रश्न आज आपके लिए लाए हैं। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके।